नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 17वां प्रकरण व्यर्थ प्रतीक्षा। थानेदार ने घर पीछे एक एक रुपया भेंट पूजा के रूप में लिया था तो उतने का काम भी किया था। लगभग ठीक होने को आए रेशमा को अस्पताल से भगा देने में मुखिया ने भी पूरी मदद की थी और उसके बाद तो केस अपने आप ही दब गया था। लेकिन इस घटना ने गांव के लोगों को इन फुर्सत के दिनों में बातें करने का मसाला भी काफ़ी दे दिया था। कोई कहता था मैंने रेशमा को देखा था, उसकी शक्ल तो ऐसी बदल गई है कि यदि कहीं जंगल में अकेला मिला होता तो देखते ही डर लगता। नाक तो ऐसी दिखाई देती है जैसे गारे का गोंदा। गारे का गोंदा जब मिट्टी को पानी से सानकर उससे दीवार चिनने का काम लिया जाता है तो वह गारा कहलाता है। उसका थोड़ा सा हिस्सा हाथ में लेकर कहीं लगाया जाए तो वह गोंदा कहलाता है। वह जहाँ लगेगा चपटा होगा। रेशमा की नाक चोट पड़ने से या कटने से चपटी हो गई थी। नाक तो ऐसी दिखाई देती है जैसे गारे का गोंदा ही रख दिया हो। एक आँख की तो पुतली भी निकल गई है। परंतु दूल्हा को तो रेशमा की आँख नाक की अपेक्षा अपने उस चांदी के कड़े की अधिक चिंता थी। एक दिन वक्त निकालकर वह रेशमा से मिला भी, लेकिन रेशमा ने उसे हरी झंडी दिखाई। अरे क्या पागल हुआ है, कड़ा तो गया उस विधि में। यह सुनकर दूल्हा की मुश्किल और भी बढ़ गई। विवशता के स्वर में कहा, ससुर कड़ा गया तो जाने दो रेशमा भाई, पर यदि वह मूठ न मारी हो तो मत मारना, और यदि मार दी है तो वापस लौटा लेना। दूल्हा की मूर्खता पर हंसते हुए रेशमा ने संक्षेप में कहा, अच्छा। दूल्हा ने चलते चलते, वह तो अब चला गया है, इसलिए उसे लौटा लेना भाई साहब। इस रांड को तो मैं अब सीधा कर लूँगा, यह कहकर उससे वचन भी ले लिया। न जाने कड़े को गंवाने के कारण या ये सोचकर कि यदि रेशमा ने मूठ नहीं लौटाई तो दूसरे कड़े के हाथ से जाने में भी देर न लगेगी। इनमें से कोई भी कारण हो, पर वह मन में बुरी तरह झुंझला उठा था। इस सब के मूल में उसे जीवी का ही दोष दिखाई देता था। उसे ऐसा भी लगने लगा था कि उसके आने के बाद से वह प्रतिष्ठा और पैसे टके की दृष्टि से भी कमज़ोर होता जाता है। मन में सोचता था, जब से ये रांड आई तभी से संकट आए हैं। घर पहुँचते पहुँचते तो उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुँच गया था, और यदि जीवी के ऊपर उसने जी भरकर हाथ उठाया था तो आज ही। कसूर इतना ही था कि जीवी ने उसके लिए पानी गर्म नहीं किया था। जीवी को छुड़ाने आई बुढ़िया ने कहा भी था, लेकिन भाई इसे क्या खबर थी कि तू अभी आ जाएगा, और फिर मारता क्यों है धूलिया, तू हुक्का पी इतने में ही। लेकिन दूल्हा ने तो मारना तो मैं कभी से चाहता था, लेकिन मैंने कहा जाने दो, इसलिए कि हुंकार के साथ मारना जारी रखा। एक लाठी बुढ़िया को भी लग गई। वह बिलबिला उठी, तेरा नाश जाए, जरा देख तो सही, तुम्ही ने रांड को यह कर करके बिगाड़ा है, कहकर फिर जीवी की ओर मुड़ा। उस दिन कौन सा खसम परदेश जा रहा था जो नदी तक पहुंचाने गई थी, दूल्हा गरजा। ये सुनकर तो बुढ़िया भी, तो मरो दोनों जने इकट्ठे होकर, यूँ बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। मन में सोचती थी, ठीक है, ऐसे पीटी जाएगी तभी रांड सीधी होगी। मैंने तो कहा कि ये सीधी हो गई है, पर रानी जी के तो लक्षण ही ऐसे हैं। जीवी की आंखें अब बदल गई थी, मानो जगदम्बा हो। एक ही झटके में दूल्हा के हाथ से लकड़ी छुड़ाकर कोने में फेंकती हुई बोली, दम तो है नहीं और नास पीटा यहाँ आया है मुझे मारने। और दूल्हा के इस भयंकर संकट में, भयंकर इसलिए कि एक ओर उसे क्रोधित जीवी का डर लग रहा था, तो दूसरी ओर जीवी को दबा न पाने पर अपने पौरुष से लज्जित होने की संभावना भी थी। सामने से भगत जी आ पहुँचे। उन्होंने दूल्हा को आड़े हाथों लिया, बुढ़िया को बुरा भला कहा और गुस्से में जीवी से भी कह दिया, रोज़ का फजीता है तो क्या कहीं जहर भी नहीं मिलता। कांजी के चले जाने के बाद भगत जी की जान को ही तो ये सब झंझट था ना। माने तो चिंता तो हीरा को भी थी, परंतु उसे तो जीवी डाकिन है, कान्जी पर जादू कर दिया है, ऐसा शक भी था। इसलिए वह तो एक प्रकार से इसी के लायक है ऐसा भी समझता था। फिर उसका घर भी कुछ दूर था, इसलिए आधा झगड़ा तो सुनाई ही नहीं देता था। भगत जी का कहा कहीं जहर भी नहीं मिलता वाक्य जीवी के मस्तिष्क में काफ़ी दिनों तक घूमता रहा। उसके पीहर में एक लड़की और रोटी में रखकर खा गई थी। 2 क्षण में ही दुख के पहाड़ भस्म हो गए थे। जीवी को ये सब याद आया। यह न था कि ऐसा करते उसे देर लगती,
पर वह सोचती थी, क्या महीना न ठहरूं, एक बार उसे कान्जी को देख लूं, आखिरी बार मिल लूं, फिर करना तो है ही। कान्जी के दुख के कारण हो सकता है कि उसकी उड़ती उड़ती बात परदेश पहुँचे और उनका जी जले। इस दुख के कारण वह गांव में मारपीट के बारे में ज़्यादा बात तक नहीं करती थी। उसमें भी अब तो उसे मरना था, सिर्फ 1 महीने की कान्जी के आने पर की देर थी। एक तो गर्मी के दिन वैसे ही बड़े होते हैं, उसमें भी जीवी के दिन तो और भी भयंकर थे। ठीक सवेरे के मुर्गा बोलने के वक्त उठती, पाली 2 पाली मक्का पीसती, फिर भी राज दरबार के ठाठ से आता सूरज उगने का नाम ही नहीं लेता था। आसानी से स्वयं ऊंचा जा सके इतना गोबर कूड़ा भरकर डाल आती, पानी की 4-5 जीहर लाती, वह भी ऐसे चाल से जैसे गिन गिन कर कदम रख रही हो। तो भी सूरज तो जैसे अब भी मुश्किल से 2 बांस ही चढ़ पाता था। पेट की मजूरी देने के बाद पीसना बनाने बैठती। पीसना पीसा जाने वाला वह अनाज जिसे कूट फटकार कर पीसने योग्य बनाते हैं। पर सूरज छिपने के पहले तो वह भी बन जाता। रतन भी कुछ दिन तक आने के बाद बंद हो गई थी, नहीं तो उसी के साथ बातें करके समय काटती। और इस गर्मी में काटना बोना तो था नहीं, इसलिए अंत में कंडे बीनने निकलती। एक एक कंडा करके टोकरा पूरा हो जाता। पर सूरज तो अब भी पश्चिम के मैदान में चहलकदमी करता दिखाई देता था। इसके बाद बाड़ी के सेम की बेल आदि में पानी देकर जैसे तैसे करके 2 जहरों की जुगत करती, बछड़े खोजने के बहाने गांव के भी 2 चक्कर लगा आती। यूं राम राम करके एक दिन पूरा करती, लेकिन कम वक्त रात भी उसकी बैरन बन जाती। दिन में तो छोटे मोटे कामों में जी को लगाए रखती, पर रात में क्या करे। अक्सर अष्टमी के मेले वाली छैल छबीली मूर्ति कान्जी घुटनों पर से टूटी हुई सी विवश बनी सी दिखाई देती। जीवी कहती, मैंने ही तेरी ये दशा की है, जबकि वह बहरी और पागल का सा प्रलाप करती मूर्ति बड़बड़ाती, तू मुझे भूल जाए पगली, मुझे क्षमा कर दे। और इस कहकर एक ठिगने कद और चौड़े मुंह वाले आदमी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती, इसमें मन लगा, जो ये कहे वही तुझे करना है, उसकी जिलाई ही तू जिएगी। तुझे मुझसे कुछ नहीं, अपने मन को मुझसे हटा ले। ऐसी व्यर्थ की बातें सोचते सोचते आधी रात निकल जाती। घड़ी भर के लिए आंखें मीचती कि खेत के किनारे वाले छप्पर से लंगड़ा मुर्गा पिछले जन्म के बैरी की भांति जीवी के कान में ही बांग देता। उसके बाद जीवी की आंखें लगती तो भी न लगने जैसी। यूं दूसरा दिन फिर चक्की से शुरू होता। जेठ का महीना आधा बीत चुका था। लोगों के बाड़े में ईंधन के ढेर लग गए थे, लेकिन कान्जी के बाड़े को तो जीवी खाली ही देखती थी। गांव के घूरे भी खेतों में पहुंच गए थे, परंतु उसका घूरा तो अभी अनखुदा ही था। बड़े भाई की अपेक्षा जीवी की चिंता कई गुना अधिक थी, क्या नहीं आएगा। और एक दिन ऐसी ही चिट्ठी आई, सारे गांव में, पढ़े समझो या बिना पढ़े, एक भगत जी ही थे। कान्जी तो परदेश में था और बनिए को ऐसी बेकार की चिट्ठी पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। चिट्ठी का नाम सुनते ही लगभग चौथाई के करीब गांव भगत जी के यहाँ जमा हो गए। गांव की आबादी बढ़ने पर यदि कोई परदेश गया था तो वह कान्जी ही था। हाँ, एक ठाकुर भी गया था, पर उसकी तो शायद ही कभी चिट्ठी आती हो, और यदि आती भी तो उसका बाप उसे खीसे में डालकर न जाने कब गांव में आता और पढ़वा कर चला जाता। यूं बड़े भाई की तरह किसी के न पूछने पर भी कान्हा की चिट्ठी आई है भाई, भगत जी से पढ़वाने जाता हूँ, न जाने इसमें क्या लिखा है, बोलता बड़बड़ाता थोड़े ही जाता था। भले ही सारा गांव सुन ले, लेकिन यदि जीवी ने सुन लिया तो बस हो चुका। अपने ओसारे की औलाती के आगे खड़ी खड़ी भगत जी के घर की ओर वह इस प्रकार देखती थी जैसे चिट्ठी का दर्शन भी दुर्लभ हो। उसके कान भी जैसे ठीक भगत जी के ओसारे की औलाती तक पहुंच गए थे। और यदि आदमियों की आड़ न होती तो निस्तब्धता तो इतनी अधिक थी कि वह अवश्य सुन लेती। भगत जी के ध्यान में ये नहीं होगा, अथवा ऐसा न था कि उनसे जल्दी पढ़ने के लिए कहा जाता। बड़े भाई को बड़बड़ाते सुनकर वह इतना तो समझ गई थी, बाकी तो उसके काम का भी क्या था कि कान्जी नहीं आने का। गांव के लोग भी या तो कान्जी की निंदा करते हुए या अच्छी नौकरी मिल गई होगी तभी न, यहाँ खेती में कौन से लाल रखे थे, यूं अटकलें लगाते हुए बिखरने लगे। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर जीवी भी होश में आई।
घबराए हुए बड़े भाई कह रहे थे, भगत जी आज ही चिट्ठी लिख दो कि न तो मुझे मजूर रखना है और न 13 रुपया चाहिए, इसलिए जैसे बैठा हो वैसे ही सीधा उठकर घर चला आ। जीवी ने सोचा, क्या मैं भी लिख दूं कि जीवी मरासू रखी है, इसलिए मुंह देखना हो तो देख जाए। और उसका कलेजा ऐसे धड़क उठा जैसे वह कांजी के पैरों की आहट सुन रही हो। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे होश आया कि न तो वह स्वयं लिखा सकती है और न वह आ ही सकता है। उसकी आंखों से बेर जैसे आंसू निकल पड़े। वह तुरंत घर में चली गई। उसका रोता हुआ हृदय मानो कह रहा था, इतना ज़्यादा निष्ठुर। परंतु बड़े भाई की भांति जीवी को अब भी विश्वास था कि कांजी आएगा। दूसरी ओर समय भी अपना काम किए जा रहा था। बादल जवानी के नशे में इठलाती पनिहारिन की भांति पश्चिम से आते और इसी चाल से पूर्व क्षितिज के ढाल पर उतर जाते। कभी 2-4 के ढोल में इकट्ठे हो जाते और कभी आकाश को ढक लेने की बातें करते करते 2 के 4 होकर अलग हो जाते। कभी साथ साथ किसी अन्य प्रदेश में चले जाते। कभी कभी तो रात और दिन ऐसा ही होता रहता, तो कभी नभमंडल दर्पण जैसा स्वच्छ दिखाई देता। यदि कहीं कोई छुटपुट बदली आ जाती तो आकाश की ओर ताकने वाले सौभाग्य ही समझा जाता। परंतु जीवी को आकाश से कोई सरोकार न था। उसे तो उसी रास्ते से काम था। उसका विवरण शरीर और गड्ढे में धसी हुई आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो उसके यौवन की दीप्ति और चकाचौंध करने वाली आंखों की चमक सब उस रास्ते पर ही खर्च हो गए हैं। अष्टमी की संध्या को ईशान कोण से एक रुपहला बादल निकला। बढ़ता बढ़ता आकाश में पहुंचा, बगल से फूलने लगा और उसके बाद तो बादलों में से बादल और उसमें से एक बदली फूटी। दोनों दिशाएं घिर ली। लोगों का उल्लास भी बढ़ गया। आज उसके घर से चढ़ाई हुई है, जरूर बरसेगा, ऐसे उद्गार भी निकलने लगे। और यही हुआ। जैसे कोई मायावी राक्षस सिर हिला हिलाकर भय उपजा रहा हो, ऐसी गहरी गहरी गर्जना के साथ आकाश घिरने लगा। रुपहला रंग मटमैला हुआ और देखते देखते ही सारा का सारा आकाश काले रंग में बदल गया। नीचे उतरा हुआ अंधेरा धरती से चिपट गया। गर्जना करते मेघ ने हुंकार दी। बिजली ने तांडव शुरू किया और इस चढ़ाई से परेशान धरती की उमस आदमियों को भी पसीने से तरबतर करने लगी। लोग नींद की गोद में जा रहे थे कि आकाश में हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। दूसरे ही क्षण दिशाओं को दीप्त करती एक विद्युत रेखा सीधी धरती पर उतर आई और ऐसे कड़ाके के साथ ऊपर चढ़ गई जैसे आकाश फट गया हो, बादल जैसे टूट पड़े हों। और वह भी यहाँ तक कि ओसारे में बैठे बैठे आनंद अनुभव करने वाले किसी किसी किसान ने तो अपने पड़ोसी से पुकार कर कहा भी, फलाने भाई पहली बार में ही धान बुआ देगा। और यह रात सारे गांव के लिए आनंदमयी थी, लेकिन बड़े भाई के लिए तो यह शौक और परेशानी से भरी थी। जब से कांजी हल जोतने लगा था तब से न तो उन्होंने कभी हल जोता था और न कभी छोड़ा था। इसी से तो आज घबरा रहे थे और इसलिए कांजी को लक्ष्य करके कह रहे थे, किसका भाई और किसका क्या, शहर की सड़कों पर घूमना छोड़कर यहाँ कीचड़ खूंदने कौन आता है। पिछली रात की वर्षा बंद हो गई थी। आकाश में मचे घमासान से भागे हुए तारे शांति छाई हुई देखकर जरा देखें तो सही कि धरती पर क्या क्या बीती है के विचार से डरते डरते से झांकने लगे थे। सवेरा होते होते तो सिर के ऊपर का ये सारा ही नाटक खत्म हो गया था। धरती के रंग भी आज बदल गए थे। पक्षियों ने भी जल्दी उठकर प्रभाती गाना आरंभ कर दिया था। शांति भंग होने के डर से पवन भी थम गया था। फिर आज की प्रकृति को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे झटपट स्नान निर्वृत्त होकर खुले केशों से पानी टपकाती कोई ललना भक्ति भाव से नीचे झुकने की मुद्रा में मूक प्रार्थना करती खड़ी हो। पूर्व दिशा के झरोखे पर आकर खड़ा हुआ सूर्य भी छाती पर भरे हुए पानी में ऊम चूम कर रहा था, जबकि धरती के हृदय की तो बात क्या पूछना। सारा वातावरण ही किसी अद्भुत सुगंध से भर दिया था। बड़े सवेरे गांव के लोग मुखिया के यहाँ इकट्ठे हुए। कुसुम्बा लेकर नए वर्ष की उद्घाटन क्रिया करने के बाद सब अपने अपने घर आए और हल तैयार किए। कुमारियों के शकुन ले गर्दन में बंधे घलारे वे बड़े घुंघरू जो बैलों के गले में बांधे जाते हैं और घंटियों की गहरी तथा मधुर झनकार करते बैलों को आगे कर खेतों की ओर चले। पीछे रह गए बड़े भाई ने भी नरसिंह मेहता की लढ़िया छोटी बैलगाड़ी की भांति, हालांकि बैलों के तगड़े होने पर भी उनकी गर्दनें घलारों से खाली थी,
हल तैयार किया, रतन के नाजुक हाथों से तिलक करा के कलावा बंधवाया और उसी का शगुन लेकर पत्थरों से टकराते हल की घर खड़िंग की आवाज़ के साथ खेतों की ओर चलने लगे। असगुन होने के डर से रोके हुए आंसू खेत में हल जोतते समय फल फल करके निकल पड़े। पहला मुहूर्त पनघट वाले खेत में ही किया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि पानी भरने आने वाली जीवी की नज़र उनके ऊपर पड़े। क्षण भर उसने सोचा भी, कहाँ तो उनके कान्जे के हाथों धरती धसकाते चलते बैलों की चाल और कहाँ ये बड़े भाई के हाथों गिन गिन कर डग भरते बैलों का चलना। 2 दिन में भी इतना खेत पूरा कर दें तो गनीमत है। बड़ी देर तक देखते रहने के बाद जीवी को होश आया। एक भारी सांस लेकर अपने जलते हृदय से कह रही थी, मर्द हुई होती तो भी एक आध दिन हल लेकर मदद करने जाती, पर तू तो औरत है, यूँ जी जलाने से क्या होगा। जेहर भरकर चलते हुए फिर बड़े भाई की ओर देखा और दबी हुई निश्वास छोड़ती हुई मन में कहने लगी, और किसी की तो कोई बात नहीं मूर्ख, पर अपने बड़े भाई पर तो तरस खाया होता। इतना होने पर भी जीवी ने आशा नहीं छोड़ी थी, अगर ये बरसात वहाँ भी हुई होगी तो वह कल ज़रूर आ जाएगा। और कल के आने में क्या कुछ देर थी, परंतु मनुष्य अपने आशा तंतु को अगली कल से जोड़ना भी जानता है। इसी प्रकार तो वह जीता है, इसके अलावा जीवन बिताने का दूसरा रास्ता भी क्या है। लेकिन जब जुताई का वास्तविक समय निकल गया और धानों की बुआई भी शुरू हो गई, तब तो जीवी को कांजी के आने की आशा ही छोड़नी पड़ी। कभी कभी तो उसे ऐसा लगने लगता, अभी हृदय की गति रुक जाएगी, अभी वह बाहर निकल पड़ेगा। लेकिन जब इसमें से कुछ भी न होता तो वह अपने ऊपर खींचती, मरी, यदि तू ही मर जाती तो सारा कलेश मिट जाता। और यद्यपि वह मरी नहीं थी, परंतु उसके बाद तो वह जैसे मौत के ही रास्ते पर चल रही थी। न किसी से बोलना, न चालना, कभी यदि हंसती भी थी तो मजबूर होकर ही। यह देखकर धूला तो यही समझता था कि उस पर मूठ का असर है, इसलिए वह भी अन्यमनस्क होकर क्या करना चाहिए के विचार में ही रहता था। जबकि इन दोनों के आजकल के बर्ताव को देखकर बुढ़िया तीसरी ही चिंता में पड़ी थी। उसके मन में ये बात जम गई थी कि अब इन दोनों के मन आपस में बिल्कुल फट गए हैं। पास पड़ोस में बातें भी करती, मरे भले ही लड़े झगड़े, पर तो भी आपस में बोले चाले तो सही, लेकिन वे दोनों तो मुंह फुलाए ही घूमते रहते हैं। कोई बुढ़िया अपने अनुभव की बात कहती, पर तू भी तो सारे दिन घर की कुतिया की तरह घर में ही घुसी रहती है। 2 घड़ी बाहर रहे तो और कुछ नहीं तो कम से कम उसे खाना तो मांगना पड़े, और तब क्या वह बिना दिए रह सकती है। बुढ़िया ने यह भी कर देखा, परंतु बात वहीं की वहीं रही। न धूला ने खाना मांगा, न जीवी ने बिना कहीं परसा। बुढ़िया ने पूछा तो पता लगा कि उसने अपने हाथ से लेकर ही खा लिया है। बुढ़िया ने जीवी पर अपना गुस्सा उतारा, ये तो अच्छा है कि मैं जीती हूँ, पर कल अगर मैं मर गई तो तुम्हारा घर बार कैसे चलेगा। फूले हुए मुंह से ही जीवी ने जवाब दिया, चलेगा, चलना होगा तो। ऐसा क्यों कहती है री, तू घर बसाने आई है या इस प्रकार उजाड़ने। कहती हुई बुढ़िया कमर पर हाथ रखकर जीवी को तिरछी नज़रों से देखने लगी, परंतु जीवी में जैसे लड़ने की सामर्थ्य ही नहीं थी। ऊब कर बोली, दया करके मेरा पीछा छोड़ो महारानी। पर ऐसा करने से तो सास का गुस्सा और भी बढ़ गया, और नहीं तो क्या, बेचारी को यहाँ कोंदों की रोटी खाने को मिलती है ना। जीवी उठकर बाहर जाती हुई बड़बड़ाई, लो बकती रहो अकेली, मैं देखती हूँ कि तू कैसे नहीं करती। जरा तिलों की बुवाई हो जाने दे, फिर देखना कि मैं 2 महीने के लिए अपने पीहर जाती हूँ या नहीं। मैं देखूँ तो सही कि फिर कौन सी सास पका कर देती है। यूँ बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। लेकिन वहाँ अव्यवस्था की ऐसी क्या कमी थी जो जीवी से लड़ने के लिए कोई और बहाना ढूंढने की ज़रूरत पड़ती। परंतु उसकी वह बड़बड़ाहट जीवी के कान से टकराकर ही वापस लौट आती थी। कानों के द्वार बंद थे, शरीर में जैसे प्राण ही न थे। आज बुढ़िया को पूरा यकीन हो गया था कि जब तक वह बहू को सीधा न कर लेगी तब तक उसका मन काम में या घर में नहीं लगेगा। इतने में ही बुढ़िया को घर से बाहर जाने का अवसर मिला। जीवी के बूढ़े बाप के मरने के कारण बुढ़िया ने शोक प्रकट करने के लिए जाने की तैयारी की। बाप के लिए रोने को जीवी का जाना जरूरी था, परंतु सास को एक और डर था। एक तो सौतेली माँ की मर्जी नहीं थी और दूसरे उसका यहाँ मन नहीं लगता। औरत की जात को फुसलाते क्या देर लगती है,
कोई दूसरे ठिकाने बिठा दे तो धरेजे वाली जाति में बुरा भी कौन मानेगा, और हम ही कौन से पैसा खर्च करके या बदले में छोकरी देकर लाए हैं जो जात में फरियाद करने जाएंगे। इसलिए सास ने सब कुछ सोचकर उसे रोक दिया और कहा, नहीं भाई नहीं, तेरे जाने की ज़रूरत नहीं, वह तो मैं जाऊंगी। सो सब हो गया। यूँ कहकर जीवी को शांत करने के लिए आगे कहा, एक बार मुझे वहाँ हो आने दे, तेरी माँ को भी कुछ समझा बुझा आऊँगी, फिर तू जाना और महीने 15 दिन रह आना। जीवी को विवश होकर, क्योंकि न मानती तो भी घर से बाहर पैर कौन रखने देता, इसलिए मानना ही पड़ा। बुढ़िया के लिए तो यह एक पंथ दो काज वाली बात थी। भाई का घर भी उधर ही था, कुछ दिन वहाँ भी बिता आएगी, और इस प्रकार बहू बेटे अकेले रहेंगे तो हार झक मारकर एक दूसरे से बोलेंगे ही। ये सोचते ही बुढ़िया का पोपला मुंह कुछ खिल उठा। मन में कहा भी, फिर तो बुढ़िया को किसी भाव नहीं पूछेगा, अब तो धूला माँ के बिना खाता ही नहीं, लेकिन बाद में तो उसे माँ के हाथ का भावेगा ही नहीं। साथ जाने के लिए जिद करते छोटे लड़के को भी बुढ़िया ने इसका चलना भी ठीक है, इसका यहाँ काम भी क्या है, यह सोचकर साथ ले जाने की हामी भर दी। बहू बेटों को अलग अलग सीख दोनों में मेल कराने वाली देकर एक दिन सवेरे बुढ़िया चल दी। रास्ते में पड़ने वाले खेतों पर जाने के लिए सास के साथ आने वाली जीवी को अपनी सखियों, सौतेली होने पर भी जो माँ थी, ऐसी अपनी सौतेली माँ, भाई बहनों आदि सबको बहुत कुछ कहलवाना था, पर वह कुछ भी नहीं कह सकी। खेत के पास आने पर ठिठकती हुई केवल इतना ही बोल सकी, मेरी माँ और मेरे भाई बहन सबसे कहना कि जीवी तुम्हें बहुत बहुत, और रोने से बचने का अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी याद करती है, तो वह कह ही न सकी। सास के जाने के बाद तो जीवी को घर बीहड़ वन से अधिक भयंकर लगने लगा। यह अवश्य एक अच्छी बात थी कि रतन फिर आने जाने लगी थी, लेकिन एक दिन धूला ने उसे भी बंद कर दिया। रतन को हाथ पकड़कर घर से बाहर धकेलते हुए भट्टा सी आंखें निकालकर वह बोला था, खबरदार जो फिर इस घर में आई तो। जीवी से बिना बोले न रहा गया, इस बच्ची से क्या बदला लेते हो। दूल्हा को ये वाक़ई भाले की नोक जैसा लगा, परंतु न जाने क्यों अब उसे जीवी को मारने का साहस ही न होता था। आए हुए गुस्से को दबाकर उसने इतना ही कहा, बदला तो अभी लिया ही कहाँ है, अब लिया जाएगा। और जीवी के दिन दिन क्षीण होते शरीर पर एक कड़ी नज़र डालते हुए बोला, उतावली क्यों हुई है। उसे यकीन था कि जीवी को मूठ लगी है। जीवी का शरीर भी बिल्कुल बदल गया था। दूल्हा को तो उसकी चाल ढाल भी भूत की छाया जैसी लगती थी। मन में सोचता था, घर में से रांड का मन ही उचट गया है। और बहुधा मूठ के भूतों को लक्ष्य करके कहता भी था, सालो खानी हो तो खा जाओ, जिससे नज़र के सामने तो न रहे।